बोर्ड पर फर्स्ट क्वेश्चन, कंडक्टर इमिट 3 इलेक्ट्रॉन्स। इमिट मतलब बाहर निकाल देना। देन चार्ज ओवर द कंडक्टर, नेचर ऑफ चार्ज ओवर द कंडक्टर। देखो दुनिया का कोई भी मटेरियल हो, चाहे वो कंडक्टर हो या कोई और, ऑल मटेरियल हैविंग जीरो नेट चार्ज, चाहे वो आपकी बॉडी हो, आपकी बॉडी में जीरो नेट चार्ज है। जिस मार्कर को पकड़ करके हम लिख रहे हैं उसमें भी जीरो नेट चार्ज है। जिस बोर्ड पर हम लिख रहे हैं उस बोर्ड पर भी नेट चार्ज जीरो है। एवरी मटेरियल हैविंग जीरो नेट चार्ज। क्यों? क्या है इसके पीछे लॉजिक? क्योंकि एवरी एटम हैविंग इक्वल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। क्या ये बात सही है? मैं चार्ज की बात करूं, न्यूट्रॉन्स में गलत कर रहा हूं। एवरी एटम हैविंग इक्वल प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। क्या ये बात आप एक्सेप्ट करते हो कि किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे? तो इलेक्ट्रॉन्स का टोटल नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन्स का टोटल पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। न्यूट्रॉन्स पे तो चार्ज होता ही नहीं है। इसका मतलब ईच एटम इज न्यूट्रल। हर एक एटम अपने आप में क्या है? न्यूट्रल है, उसके पास चार्ज ही नहीं है। और जो मटेरियल्स होते हैं वो किससे मिलकर के बनते हैं? एटम से। तो हर एक मटेरियल भी क्या हो गया? न्यूट्रल। तो यहाँ पर आप देखो कंडक्टर जो है पहले न्यूट्रल रहा होगा। अब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो ध्यान देना, समझना बात को। ये जो कंडक्टर है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स थे पहले उतने ही क्या थे? प्रोटॉन्स। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स का टोटल चार्ज प्रोटॉन्स के टोटल चार्ज से कैंसिल हो गया था। तो जो कंडक्टर था वो कैसा था? न्यूट्रल था। अब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो जीतेंगे कौन? 3 प्रोटॉन। सपोज करके देखो, इमेजिन करके देखो कि कंडक्टर में 100 इलेक्ट्रॉन थे, 100 प्रोटॉन थे। तो 100 इलेक्ट्रॉन 100 प्रोटॉन से क्या हो रहे थे? कैंसिल। अब इलेक्ट्रॉन 3 निकल गए तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 97। और प्रोटॉन कितने बचे? 100। तो 97 इलेक्ट्रॉन किससे लड़ेंगे? 97 प्रोटॉन से। तो एक्स्ट्रा में कौन बचेंगे? 3 प्रोटॉन्स। तो यानी कि प्रोटॉन मीन्स पॉजिटिव। तो इस वाले का तो आंसर हो गया नेचर ऑफ चार्ज कैसा हो गया? पॉजिटिव। और जो चार्ज डेवलप हो रहा है उसके कितने प्रोटॉनों की वजह से? 3 प्रोटॉन। एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6 10 की पावर नेगेटिव 19 कूलम, तो 3 प्रोटॉनों पर। तो यहाँ पर हमने लिखा Q बराबर Ne और Q बराबर प्लस Ne। आगे से याद रखना, नेक्स्ट टाइम जब ये क्वेश्चन आए, इलेक्ट्रॉनों की कमी मतलब प्रोटॉनों की जीत, और प्रोटॉनों की जीत मतलब पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब प्रोटॉनों की हार, इलेक्ट्रॉनों की जीत। इलेक्ट्रॉनों की जीत मतलब नेगेटिव चार्ज। तो ये मैंने प्लस क्यों लगाया, समझ रह गया ना? इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई ना, मटेरियल में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई है। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी मतलब प्रोटॉनों की जीत। तो यानी कि यू कैन क्रिएट द कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट बना सकते हो? लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉनों की कमी हमेशा पॉजिटिव चार्ज बनाती है। और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज। तो अब इस क्वेश्चन के बाद आपका एक और ये पॉइंट फॉर्म हो गया, एंड दैट इज व्हाई वी क्रिएट द प्लस साइन, बिकॉज हियर वी हैव ए लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने भाई इलेक्ट्रॉन चले गए? 3। E कितना है? 1.6 10 की पावर नेगेटिव का 19। पिछली क्लास के डिस्कशन में हो रहा था ना कि E का मतलब क्या है? 1.6 10 की पावर नेगेटिव 19। और इसको सॉल्व कर लो और प्लस चार्ज होगा, ये तो कंफर्म हो गया। ठीक है,
सेकेंड नंबर क्वेश्चन, यू हैव ए सर्किट 5 वोल्ट बैटरी 3 ओम रेजिस्टेंस, हियर 3 ओम, हियर 3 ओम, ए इज आमीटर, दिस वन इज 4 ओम। तो रीडिंग ऑफ आमीटर, तो यहां पर कितनी करंट है, यानी इस वाले जोन में कितनी करंट है। भाई करंट यहां से चलेगी, सप्लाई करंट, टोटल करंट यहां पहुंचेगी, फिर देखेगी करंट, देखेगी कि भाई एक रास्ता हमारे लिए जाने का ये है और एक रास्ता ये है, तो दोनों ही रास्तों पर करंट जाएगी तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। मान लेते हैं यहाँ जो करंट जा रही है वो x एम्पियर है और जो यहाँ पे करंट जा रही है वो y एम्पियर है। क्लियर ये बात, पक्का। तो तुम्हें क्वेश्चन में किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए कि x निकल आए तो बात बन जाए। ठीक है, तो अब देखिएगा, आप ध्यान देना, अगर हम I को देखें तो I बराबर क्या है, x प्लस वाई। I बराबर क्या है, x प्लस वाई, और I बराबर क्या होता है, E अपॉन आर प्लस स्मॉल आर। सप्लाई करंट का फार्मूला होता है ना, E मीन्स बैटरी के पास जो वोल्टेज है 5 वोल्ट है, कैपिटल R जो एक्सटर्नल में लगा है, करंट लेने वाले कौन है, ये। तो देखो ये 3 और ये 3 किस में है, सीरीज में, तो 3 ओम सीरीज, इनका टोटल हो गया 6 ओम। अब देखो ये 6 ओम और ये 4 ओम किस में है, पैरेलल में, तो 6 ओम 4 ओम इन पैरेलल, इनका टोटल निकालो, पैरेलल है ना, तो 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। R1 इज 6, R2 इज 4, 1/r कितना एलसीएम आएगा 12, 6 2 जा 4 3 जा, R इज इक्वल टू हो गया 12/5। इस फार्मूले में कैपिटल R एक्सटर्नल के लोग होते हैं जो करंट लेते हैं, तो यहाँ पर एक्सटर्नल के लोग ये हैं, इतने सारे लोग हैं, सबका टोटल निकाल दिया, 12/5 आ गया। अब स्मॉल r बैटरी के अगल बगल जो रेजिस्टेंस है वो क्या बन जाता है, स्मॉल r, स्मॉल r यहाँ पे 3 है, तो कैपिटल R आ गया 2.4 प्लस 3, तो 5/5.4। तो यहाँ पर I की वैल्यू हो गई 50, और फर्दर सॉल्व कर लें, 50/54, 25/27, ये 25/27 इज इक्वल टू x प्लस वाई। हमें केवल x निकालना है, क्योंकि आमीटर जो है वो केवल किस करंट को रीड करेगा, जिसको हमने x माना है, तो हमें केवल x चाहिए। यहाँ तक आ गए आप। अब देखिए पैरेलल में जो पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं वो कैसे होते हैं, सेम, जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर होगा, हमने इसका नाम रखा JK, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस Mn में भी होगा, क्योंकि दोनों लोग कैसे हैं, पैरेलल हैं। तो JK में पोटेंशियल डिफरेंस बराबर Mn में पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा, IR से। तो भैया इस JK में फ्लो करंट कितनी है, x, I माने करंट, और JK में रेजिस्टेंस कितना है, 3 और 3 6, और Mn में फ्लो करंट कितनी है, y, और रेजिस्टेंस कितना है, 4। ठीक है, तो यहां से आ गया, मिनिमाइज करो, 3x बराबर 2y, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 3x/2। y की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दो, तो 25/27 इज इक्वल टू x प्लस वाई, तो 25/27 इज इक्वल टू x मीन्स पता नहीं, और y की वैल्यू आई है 3x/2, 3x/2 कितना आ गया, 25/27 x/1 प्लस 3x/2, 25/27 2 LCM हो गया, 2x प्लस 3x, 25/27 इज इक्वल टू 5x/2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 27 इंटू 5x बराबर 25 इंटू 2, तो x इज इक्वल टू 25 इंटू 2 अपॉन 5 इंटू 27, 5 5 x इज इक्वल टू हो गया 10/27 एम्पियर। तो आमीटर की जो करंट होगी वो कितनी होगी, 10/27,
और इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करना चाहो तो योर चॉइस। थर्ड क्वेश्चन जरा चेक द सिचुएशन। 12 वोल्ट की बैटरी है, साथ में ये 1 ओम और लिखा हुआ है, यानी कि 12 वोल्ट की बैटरी का इंटरनल क्या है 1 ओम, और एक ये 6 ओम है साथ में। क्या हुआ? हाँ 2 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है और साथ में ये 1 ओम भी लिखा हुआ है। तो बैटरी का अपना ईएमएफ जो है वो 2 वोल्ट है, इंटरनल कितना है 1 ओम, एंड दिस वन इज 6 ओम जो बैटरी के साथ में है, और फिर ये 4 ये सारे लोग दिख रहे हैं। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट चाहिए। तो जरा बताइए एक्सटर्नल यहां पर कौन कौन है? देखो 4 ओम, 2 ओम, 6 ओम, 6 ओम, ये एक्सटर्नल है। चेक किया आप लोगों ने? एक्सटर्नल की पहचान हो गई। तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस चाहिए, तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? सर्किट टोटल रेजिस्टेंस ये होगा भाई R प्लस स्मॉल r। ये R क्या होगा? R इज टोटल ऑफ एक्सटर्नल, टोटल ऑफ एक्सटर्नल, और स्मॉल r क्या हो गया? इंटरनल। ठीक, तो अब भाई आप देखें और प्रोसेस को देखें किस तरीके से चलेगा। ये 4 ओम और 2 ओम किस में है? सीरीज। तो 4 ओम 2 ओम सीरीज, कितना आ गया? 6 ओम। ये इनका 6 ओम और ये 6 ओम कैसे हैं? पैरेलल। 6 ओम 6 ओम इन पैरेलल, इनका टोटल क्या होगा? 6 इंटू 6 अपॉन 6 प्लस 6। देखो जब दो लोग पैरेलल होते हैं ना तो थोड़ा सा समय बचाने के लिए ये फंडा लगा देते हैं। अगर दो लोग पैरेलल हैं तो R1 प्लस R2 वाला फंडा लगाओगे, R टोटल एलसीएम कितना होगा? R1 R2, इधर रखोगे तो R2, इधर रखोगे तो R1, तो यहां से R टोटल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? R1 R2 अपॉन R1 प्लस, समय बच जाता है अगर हमें ये सीधे पता है। तो ये 6 ओम और ये 6 ओम किस में है? पैरेलल। तो R1 R2 6 इंटू 6 अपॉन 6 प्लस 6 कितना आ गया? 3 आ गया। यानी इस ब्रांच का टोटल 3 ओम आ गया। ये 3 ओम और ये 6 ओम कैसे हैं? सीरीज, साथ में ही तो लगा हुआ है। तो 6 ओम 3 ओम सीरीज, तो एक्सटर्नल का R टोटल, एक्सटर्नल R टोटल कितना हो गया? 9 ओम। ओके, क्लियर हो गया इतनी बात? तो फाइनली सर्किट का R टोटल, तो सर्किट R टोटल, तो R टोटल एक्सटर्नल प्लस का इंटरनल, तो 9 प्लस 1 यानी कितना हो गया? 10 ओम। तो इसका आंसर आ गया 10 ओम। अब करंट चाहिए, तो I इज इक्वल टू E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। E कितना है सेल का? 2 वोल्ट। ये क्या होता है? एक्सटर्नल का R टोटल, एक्सटर्नल का R टोटल कितना आया है? 9, और इंटरनल कितना है? 1, 2/10, 0.2 एम्पियर। 0.2 एम्पियर इज ओके ना? इसका आंसर आ गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, नाउ चेक द सिचुएशन। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, जो टोटल करंट है, जो टोटल करंट है ये आपका है 4 ओम, ये है 2 ओम, और ये है 6 ओम। ये ए है और ये बी है। टोटल करंट आ रही है, तो ए और बी में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। गौर करना, ध्यान देना, वी ए बी, आई इंटू आर ए बी। भाई ए बी पर आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो ए बी में कुल कितना रेजिस्टेंस है? तो देखो ए बी में टोटल रेजिस्टेंस कितना है? ये और ये, तो 4 और 2 क्या था? 6, और ये 6 और 6 क्या था? पैरेलल, और इन दोनों का टोटल कितना आया था? 3। देख लो यहां पर भाई, ऊपर वाला 6 और नीचे 6 ये पैरेलल बने थे, ये देखो 3।
यानी कि इस पूरे जोन में काम करने वाला जो टोटल रेजिस्टेंस है वो क्या है, ये और ये दोनों किसमें, सीरीज। रफ कॉपी में 4 और 2 6 आ गया, ये 6 और ये 6 किसमें, पैरेलल में। फिर से रफली सॉल्व कर लो, कितना आएगा 3। तो आई आपका हो गया 0.2, आर ए बी कितना है 3, कितना आ गया 0.6 वोल्ट। तो ये आपके तीसरे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये रहा 4th नंबर क्वेश्चन, ए बी सी डी, 3 ohm, 3 ohm, 1 ohm, and here is a battery. Total resistance, total current, potential difference between A and B. तो सर्किट को अपने हिसाब से फ्लैट कर लो। जैसे ये बैटरी जो है जिस तरीके की दिख रही है, थोड़ा सा ऑब्लिक है, आप इसको रीफॉर्म करो। देखो बैटरी कहाँ पर कनेक्टेड है, तो बैटरी एडी पर कनेक्टेड है। ये देखिए बैटरी को कनेक्ट कर लिया, 4 वोल्ट है। बैटरी का इंटरनल नहीं दिया जाता है तो हमेशा क्या लेते हैं, 0। आगे चलते हैं। आप देखिए ए से 3 ओम आता है और सी तक जाता है, और सी से 1 ओम आता है, डी तक जाता है। तो ये लीजिए ए से 3 ओम स्टार्ट हुआ और सी तक गया, और फिर सी से 1 ओम स्टार्ट हुआ और डी तक गया। ये अपने हिसाब से सर्किट का एनालिसिस करना पड़ता है। फ्लैट सिचुएशन में सर्किट हो तो हमें अच्छा लगता है। उसके बाद देखिए ए से बी और सी, देखो यानी कि एक रेजिस्टेंस है जो कि 3 ओम है, कहां से कनेक्ट है, सी से, और कहां से कनेक्टेड है, बी से, और बी किससे कनेक्टेड है, ए से। तो देखिए सी से एक रेजिस्टेंस लिया मैंने एंड दैट इज 3 ओम। सी से एक रेजिस्टेंस लिया 3 ओम का है, और इस 3 ओम के इस तरफ कौन सा पॉइंट है, बी, और बी किससे मिला हुआ है, ए। यानी कि बी और ए आपस में कैसे हैं, मिले हुए हैं, यानी जिसका नाम ए है वही क्या है, बी है। अगर मैं इस पॉइंट को बी कहता हूं और क्वेश्चन को देखो तो ये बी किससे कनेक्टेड है, ए से। तो एक्चुअली जो 3 ओम का दूसरा टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, ए से। एक्चुअल में 3 ओम का जो दूसरा टर्मिनल है वो किससे कनेक्टेड है, ए से। ठीक है, ये बात क्लियर, ये बात। तो यहां पर आप चाहें तो बी लिख दें, लेकिन कोई अगर बी को यहां लिख दे तो बात एक ही है, क्योंकि ए एंड बी आपस में कनेक्टेड है। अब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ये चाहिए। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट चाहिए, तो पहले टोटल रेजिस्टेंस देख लेते हैं। दिस एंड दिस 3 ओम इन पैरेलल, बोलो टोटल कितना होगा, 3 × 3/3 + 3, R1 R2 अपॉन R1 + R2, तो 9/6 कितना आ गया, 3/2 यानी 1.5, एंड 1.5 एंड 1 इन सीरीज कितना हो जाएगा टोटल, 1.5 + 1 2.5, तो आर एक्सटर्नल वाला टोटल आ गया 2.5 ओम। ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद में फिर हमें टोटल करंट चाहिए, तो I = E/R + स्मॉल r। व्हाट इज E, 4 वोल्ट, कैपिटल R 2.5, नो इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटरनल, 0, 4/2.5, 40/25, 5 8 5 5 कितना आ गया, 1.6 एम्पियर। और फिर ए बी पे हमको चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमें ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक आपके पास में गिवन वायर है, व्हेन करंट फ्लो इन वायर फॉर सम टाइम, वायर टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस हो गया,
इफ करंट डबल इन सेम वायर, वायर वही है और करंट लेकिन डबल कर दी गई है, देन द टेम्परेचर ऑफ वायर इन सेम टाइम, तो उतने ही समय के लिए अगर करंट को फ्लो कराया जाए तो बताइए अब टेम्परेचर कितना होगा। नाउ चेक द सिचुएशन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में बदल रही है? हीट एनर्जी में। और यहाँ पे करंट के बारे में आपसे ओपनली बताया जा रहा है। तो अगर करंट आपके सामने है तो हीट कैसे निकालते हैं? I²RT। कैसे निकालते हैं? VIT। ऐसा निकालते हैं ना। हम इसको सेलेक्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास सप्लाई वोल्टेज है नहीं, लेकिन हमसे क्वेश्चन में करंट जो है कही जा रही करंट है, और वायर होगा तो वायर के पास रेजिस्टेंस भी होगा और कुछ ना कुछ टाइम भी होगा। और ये हीट जब वायर को मिलती है तो वायर का टेम्परेचर क्या कर जाता है? चेंज हो जाता है। तो पहले वाले केस में चलते हैं, फर्स्ट केस, H बराबर ms डेल्टा थीटा। ये हीट जो है वो किस में बदल, ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है H बराबर क्या? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो किस में बदल गई है? हीट में। और जिसमें वो हीट में बदली उसका सामने वाले का मास क्या है? m। s क्या है? स्पेसिफिक हीट। डेल्टा थीटा क्या? टेम्परेचर। तो h की जगह पे लिखा I², r मीन्स r वायर का, t मीन्स टाइम, m मतलब वायर का मास, s मतलब वायर की स्पेसिफिक हीट, और डेल्टा थीटा क्या है? क्वेश्चन में 3 है। पहला केस हो गया। सेकेंड केस में चलते हैं। सेकेंड केस में अब करंट को क्वेश्चन कह रहा है डबल कर दिया गया है, 2y, वायर वही रखा गया है, टाइम भी वही रखा गया है, वायर वही है तो मास भी वही होगा और स्पेसिफिक हीट भी वही होगी। नया टेम्परेचर क्या ले लेते हैं? चलो x मान लिया, दोनों को डिवाइड कर लो। जैसे ही आप दोनों को डिवाइड करोगे तो ये आएगा 1/4 इज इक्वल टू 3/x, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12 डिग्री सेल्सियस। तो अब बात कर लेते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये रहा चैप्टर आपका। तो इस चैप्टर में सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ यू जज मैग्नेटिज्म। हाउ यू जज मैग्नेटिज्म। आप कैसे पता करोगे कि मैग्नेटिज्म है या नहीं है? हाउ यू जज मैग्नेटिज्म। आंसर क्या है? इफ आयरन लाइक मटेरियल गिव्स interaction with given material then given material having मैग्नेटिज्म। हमने आपको एक मटेरियल दे दिया पेंट करके, पेंट इसलिए कर दिया कहीं तुम उसको पहचान ना जाओ किस चीज़ का बना है। तो मान लेते हैं कि हमने आपको एक मटेरियल दे दिया, देखने में डस्टर के जैसा था और इसमें डार्क येलो पेंट कर दिया और आपसे पूछा कि चेक करके बताओ कि इस मटेरियल में मैग्नेटिज्म है कि नहीं है। तो ये तुम्हारा हो गया गिवन मटेरियल और तुम्हें ये जज करना है कि इसमें मैग्नेटिज्म है कि नहीं। तो आप इस मटेरियल को आयरन लाइक मटेरियल के पास ले गए तो आपने देखा कि एक आयरन लाइक मटेरियल, ये मान लेते हैं ये रखा हुआ है। तो अगर मेरे मटेरियल ने इस आयरन मटेरियल के साथ इंटरेक्शन किया है, मतलब फोर्स लगाया है, तो हमारे इस गिवन मटेरियल में क्या है? मैग्नेटिज्म है। तो क्वेश्चन को देख लो और आंसर देख लो, क्लियर है ना कि हाउ यू जज मैग्नेटिज्म, कि किसी में मैग्नेटिज्म है या मैग्नेटिज्म नहीं है, आप इस बात का पता कैसे लगाओगे? तो इफ आयरन लाइक मटेरियल गिव्स इंटरेक्शन विद गिवन मटेरियल
देन गिवन मटेरियल हैविंग द मैग्नेटिज्म, एक तरीका तो ये है कि आपके पास जो मटेरियल है अगर वो आयरन वाले मटेरियल के साथ में इंटरेक्शन कर रहा है तो इसका मतलब उसके पास मैग्नेटिज्म है। दूसरा तरीका क्या है भाई, अगर हमारे पास जो मटेरियल है वो किसी अदर मैग्नेटिक मटेरियल के साथ इंटरेक्शन कर रहा है तो हमारा जो मटेरियल है वो कैसा है, मैग्नेटिज्म है, उसके अंदर मैग्नेटिज्म है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास में आयरन लाइक मटेरियल नहीं था, आपके पास में एक बार मैग्नेट था, तो ये आपके पास बार मैग्नेट था, तो मेरा मटेरियल और आपका बार मैग्नेट अगर इंटरेक्शन आ रहा है तो मेरे मटेरियल में मैग्नेटिज्म है। दूसरा तरीका आपका ये हो गया कि इफ गिवन मटेरियल गिव्स interaction with magnetic material, then given material having magnetism, तो 101% जो मटेरियल हमको दिया गया है उनके पास मैग्नेटिज्म है। ये दोनों आंसर देख करके एक चीज आपके दिमाग में फ्रेम हो गई होगी, अगर मैग्नेटिज्म है तो इसको आयरन की बनी हुई चीजों के साथ इंटरेक्शन दिखाना पड़ेगा या फिर मैग्नेटिक मटेरियल जो हैं उनके साथ इसको इंटरेक्शन दिखाना पड़ेगा। ये चीज कंफर्म हो गई। तो हमारे पास में एक डिवाइस है मैग्नेटिक नीडल, और मैग्नेटिक नीडल जो है ये मैग्नेटिक मटेरियल्स की बनी होती है। मैग्नेटिक नीडल जो है मैग्नेटिक मटेरियल्स की बनी होती है। जब ये पक्का है कि मैग्नेटिक नीडल मैग्नेटिक मटेरियल की बनी हुई है तो इसके साथ इंटरेक्शन कौन करेंगे, इसके अंदर मैग्नेटिज्म है ना। इसका मतलब जब ये कंफर्म है कि मैग्नेटिक नीडल मैग्नेटिक मटेरियल से ही बनी है तो 100% इसके पास क्या है, मैग्नेटिज्म है। तो इसके साथ इंटरेक्शन कौन करेंगे, आयरन वाले मटेरियल या फिर अदर मैग्नेटिक मटेरियल, तो ये कंफर्म हो गया कि मैग्नेटिक नीडल के साथ केवल वही लोग इंटरेक्शंस करेंगे या तो वो आयरन के बने हो, आयरन मटेरियल से बने हो, और या फिर आपके पास में या उस मटेरियल के पास में कोई अदर मैग्नेटिक मटेरियल हो। तो ये बात जो है लोगों को समझ में आ चुकी थी कि मैग्नेटिक नीडल के साथ इंटरेक्शन करने वाला या तो आयरन का होगा या फिर अदर मैग्नेटिक मटेरियल का होगा, ये कंफर्म था। तो ऑरस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसने लोगों का विजन बदल दिया। ध्यान देना भाई, ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट से पहले, बिफोर दिस एक्सपेरिमेंट, लोगों के दिमाग में क्या चीज फीड थी, चला उसकी बात कर लेते हैं। बिफोर दिस एक्सपेरिमेंट लोगों को लगता था कि जो मैग्नेटिक नीडल है गिव इंटरेक्शन विद आयरन लाइक मटेरियल और विद अदर मैग्नेटिक मटेरियल। तो ये बात लोगों के दिमाग में फीड हो चुकी थी। तो ऑरस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया, जरा देखते हैं उसमें एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ। उन्होंने एक करंट वायर लिया, ये मैंने एक टेबल ले ली है और इस टेबल में एक छोटा सा होल बनाया और इसमें एक वायर, कंडक्टिंग वायर, मेटलिक वायर पास किया और इस वायर को इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ दिया। ये इलेक्ट्रिक सोर्स हो गया। रेजिस्टेंस भी डाले होंगे बीच में, क्योंकि बिना रेजिस्टेंस के तो करंट हो ही नहीं सकती। क्यों? I = V/R।
तो आर अगर होगा नहीं तो आई क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट करंट क्या कोई वैल्यू होती है, इन्फिनिटी का तो कुछ मतलब ही नहीं होता। तो यानी कि सर्किट में रेजिस्टेंस भी पड़ा होगा जिससे कि करंट जो है मेंटेन हो, तो करंट फ्लो करने लगी, तो ये करंट फ्लो कर रही है। और टेबल पर ही रखी हुई है मैग्नेटिक नीडल, जिसको कि इंटरेक्शन करने की, जिसके साथ जो इंटरेक्शन करने वाले लोग हैं या तो आयरन के बने होंगे या अदर मैग्नेटिक मटेरियल होंगे। लेकिन ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट में पता चला कि जैसे ही करंट फ्लो की गई इसने डिफ्लेक्शन दिया, तो इसके अगल बगल तो कोई आयरन की चीज़ तो है नहीं, ना ही इस निडल के अगल बगल कोई अदर मैग्नेटिक मटेरियल है, तो इसको डिफ्लेक्शन कौन दे रहा है, तो पता चला कि डिफ्लेक्शन देने वाला कौन है, करंट। तो फर्स्ट टाइम लोगों के दिमाग में सामने एक रिजल्ट आ चुका था कि यार जो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी मैग्नेटिक बिहेवियर रखती है, यानी वो भी उन लोगों के साथ में इंटरेक्शंस करती है जिनके पास क्या होता है, मैग्नेटिज्म। नाउ चेक द चैप्टर क्या था, मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। तो इस चैप्टर में हम उस मैग्नेटिक की बात करेंगे जो किससे डेवलप होती है, इलेक्ट्रिक करंट से। तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट आया कि फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट, रिजल्ट ध्यान देना, फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट। कुछ लोगों ने कहा कि फ्लोइंग करंट का मतलब होता है चलता हुआ चार्ज, सही है बात ये, करंट किससे बनती है, फ्लोइंग चार्ज से। तो फ्लोइंग करंट मतलब मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज गिव्स मैग्नेटिज्म। लोगों ने कहा इस एक्सपेरिमेंट से ये एक नई बात निकल के आई, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट से पहले लोगों को लगता था कि मैग्नेटिज्म केवल मैग्नेटिक मटेरियल में होता है, और मैग्नेटिक मटेरियल किसके बने होते हैं, आयरन से। तो इसीलिए ये मटेरियल केवल आयरन से बनी हुई चीज़ों के साथ ही क्या करते हैं, इंटरेक्शंस करते हैं। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के बाद लोगों का विज़न और क्लियर हुआ कि जो मैग्नेटिज्म है वो आपकी फ्लोइंग करंट के पास में भी है, वो आपके मूविंग चार्ज के पास भी है, ठीक है ना। अब जब ये रिजल्ट सामने आ गया तो कई तरीके के हमारे पास में करंट कैरिंग वायर्स थे, उनकी वजह से आने वाले मैग्नेटिज्म को जो है कैलकुलेट किया गया कि कितनी वैल्यू का मैग्नेटिज्म मिला। जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिज्म होता है दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अगर हमसे पूछा जाए ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको हम कैपिटल बी से लिखेंगे। और इसकी अगर डेफिनेशन अभी देनी हो, आगे जाकर के तो डेफिनेशन और भी बेहतर बन जाएगी, लेकिन अभी बिगिनिंग में अगर इसकी डेफिनेशन देनी हो तो क्या लिख पाएंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिज्म, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिज्म। जो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी की किसी के अंदर क्या स्ट्रेंथ है, क्या उसकी ताकत है, दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सिंबल क्या है, बी है, और इसका जो एसआई यूनिट है, इट्स एसआई यूनिट इज टेस्ला। यूनिट्स की बात हो रही है, टेस्ला। इसका जो एसआई यूनिट है वो टेस्ला है। और भी यूनिट्स मिलेंगे आपको, टेस्ला के अलावा कोई यूनिट याद हो तो बता दो हमको। सीजीएस यूनिट गॉस है, चलिए जो बताया है वो लिख दिया जाए। इट्स सीजीएस यूनिट इज गॉस। 1 टेस्ला इज इक्वल टू होता है 10 की पावर 4 गॉस। अदर यूनिट्स याद है कि नहीं याद है, एक न्यूटन में भी तो होती थी, न्यूटन एफ इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। चलिए वो आगे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब ये पता चल गया कि फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट, फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट, फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट का मतलब हो गया मूविंग चार्ज,
मूविंग चार्ज फॉर्म मैग्नेटिज्म। जब ये पता चल गया तो मैग्नेटिज्म को कैलकुलेट करते हैं कैपिटल बी से, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। तो फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट फॉर्म मैग्नेटिज्म, देन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैपिटल बी गिवन एज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल है फ्लोइंग करंट के, फ्लोइंग करंट आई। जैसे ये आपके पास में वायर है करंट कैरिंग, और बगल में आपने मैग्नेटिक नीडल को रखा हुआ है, तो प्रैक्टिकली आप ये देख सकते हो जैसे जैसे आई बढ़ेगा वैसे वैसे डिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा। सपोज कर लेते हैं कि अभी जो है डिफ्लेक्शन, अभी जो डिफ्लेक्शन है वो वर्टिकल के साथ जस्ट इमेजिन 10 डिग्री का है, करंट को हमने दुगना कर दिया, डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो गया, करंट को और ज़्यादा कर दिया, डिफ्लेक्शन और ज़्यादा हो गया। तो दिखाई देता है ये प्रैक्टिकली कि जो ताकत है मैग्नेटिक की, जिसको कि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, बी से लिखते हैं, दैट इज प्रोपोर्शनल टू फ्लोइंग करंट आई। ये जो बी है आपका, ये प्रोपोर्शनल टू है 1/r²। भाई आपके पास ये करंट है और ये आपका डिस्टेंस r पर आपने इसको रखा हुआ है मैग्नेटिक नीडल को। तो जैसे तो डिस्टेंस ज़्यादा होती है जैसे तो डिस्टेंस को आप बढ़ाते हो तो जो डिफ्लेक्शन है वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है, और जैसे डिस्टेंस को आप कम करते हो तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होता जाता है। तो डिस्टेंस के साथ में इसका इनवर्स का रिलेशन है। ठीक, नेक्स्ट जो बी है आपका वो प्रोपोर्शनल टू है लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर। अगर हम लेंथ ऑफ वायर को, छोटा सा लेंथ ऑफ वायर लें डेल्टा एल, तो ये भी पता चला कि अगर लेंथ ऑफ वायर को बढ़ा दें, कुछ ना करिए, आर को ना बदलिए ना ही आई को बदलिए, वायर की लेंथ को बड़ा कर दीजिए। तो अगर लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीज करता है तो जो डिफ्लेक्शन है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो लेंथ ऑफ वायर के साथ भी कैसी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और नेक्स्ट था बी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। यहाँ पर जो थीटा है वो एंगल है, तो साइन थीटा किसके किसके बीच का एंगल है भैया, थीटा किसके किसके बीच का एंगल है। तो जरा थीटा को समझने के लिए एक बार डायग्राम फिर से बनाते हैं। ये करंट आई है और इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट हमने ले लिया, आर डिस्टेंस पर, ये आर डिस्टेंस पर ये पॉइंट है। तो जिस पॉइंट पर हमने स्ट्रेंथ निकाली है उस पॉइंट को इस वायर से मिला दीजिए, एक वेक्टर बना करके मिला दीजिए। और ये जो फ्लोइंग करंट है, तो फ्लोइंग करंट की डायरेक्शन और ये जो वेक्टर की डायरेक्शन है उसके बीच में बनने वाला एंगल ये थीटा कहलाता है। फिलहाल यहाँ पर क्या बना है, 90। मान लेते हैं कि आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये है, तो आपके लिए थीटा की वैल्यू 90 तो होगी नहीं भाई, बोलो। किसी का ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये है, चेक द सिचुएशन, उसके लिए थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो यानी इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपके ऑब्जर्वेशन पॉइंट की पोजीशन क्या है। ठीक है, तो अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट की पोजीशंस को हम लोग एंगल्स में काउंट करें तो साइन थीटा की भी क्या होता है, प्रोपोर्शनल। ये सारी की सारी बातें कंबाइंड कर ली जाए, देखो क्या बनेगा, आई डेल्टा एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो कांस्टेंट आता है, इक्वल का साइन बन जाता है, आई डेल्टा एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। इस कांस्टेंट की वैल्यू 10⁻⁻7 होती है और इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, μ0/4 पाई।
यहां पर ये जो म्यू नॉट बाई 4 पाई है, म्यू नॉट बाई 4 पाई, इसको पढ़ेंगे म्यू नॉट। ये एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसका कि नाम है मैग्नेटिक परमिबिलिटी, मैग्नेटिक परमिबिलिटी। इसकी जो वैल्यू है वो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 आती है एसआई में। तो जब आप इसको रखोगे यहाँ पर तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 अपॉन में 10⁻⁻7 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4 पाई। तो जिस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ऑरस्टेड ने आपको बताया था उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वैल्यू कैसे निकले और वो वैल्यू किन किन बातों पर डिपेंड करती है, उसको लेकर के ये कुछ लॉज थे। और ये सारे के सारे जो लॉज हैं वो क्या कहलाते हैं? बियो-सावर्ट्स लॉ। साइंटिस्ट का नाम है बियो-सावर्ट्स, बियो-सावर्ट्स लॉ। तो किन किन बातों पर ये डिपेंड करती है, वो सारी बातें जो है बियो-सावर्ट्स, इतनी सारी बातों पर ये डिपेंड करती है। दैट इज वाई ये क्या है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है कि जरा सा अगर थीटा बदल जाएगा तो ये बदल जाएगी, लेंथ बदल जाएगा तो बदल जाएगी, आई बदल जाएगा तो बदल जाएगा। दैट इज वाई ये जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर है, दैट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। और आपने एक चीज़ और देखी थी, ये फ्लोइंग वायर है और आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट उसी के सामने है, तो थीटा क्या बना था? 0। तो रखोगे यहाँ पे 0 तो साइन 0 क्या हो जाएगा? 0। तो फील्ड क्या हो जाएगी? 0। सिमिलरली अगर आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ पर है पीछे इस तरफ, तो देखो थीटा की वैल्यू क्या बनेगी? 180, और साइन 180 की वैल्यू भी कितनी आती है? 0। तो इसका मतलब ये समझने वाली बात है कि इफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज अलोंग द फ्लोइंग वायर, चाहे आगे या उससे पीछे, तो हमेशा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या रहती है? 0। इसी बियो-सावर्ट्स लॉ का एप्लीकेशंस किया गया, यानी कि यूज किया गया, और लोगों ने तरह तरह के फार्मूले निकाल के देखे कि अगर हमारे पास में वायर है और वो लूप के फॉर्म में है, लूप और कॉइल में डिफरेंस क्या होगा? एक टर्न होगा तो लूप बन जाएगा, और आपके अपने सिलेबस में जो लूप होगा वो सर्कुलर होगा, ठीक है। एक टर्न होगा तो लूप बन जाएगा, और एक से ज्यादा टर्न होंगे तो कॉइल बन जाएगा। लूप हैविंग 1 टर्न। अब इतनी छोटी भी क्लास आपकी नहीं है कि लूप का मतलब मैं बताऊं। क्लोज ज्योमेट्री, स्क्वायर भी तो एक लूप है, रेक्टेंगल भी तो एक लूप है, और ट्राइंगल भी तो एक लूप है। आपके सिलेबस में जो लूप है वो कैसा होगा? सर्कुलर। और कॉइल का मतलब होगा कॉइल हैविंग मोर देन 1 टर्न, एक से ज्यादा टर्न होंगे। तो आपके पास में एक वायर है और आपने उसको किस में बदल दिया? कॉइल में बदल दिया। उसको मोड़ा वायर को, आपके सिलेबस पे ही रहना है मुझे। सर्कुलर लूप है ये, एक से ज़्यादा टर्न होगा तो तुरंत हमने इसको क्या बोलना शुरू कर दिया कि भाई ये कॉइल है। तो इस समय हमारे पास में सर्कुलर कॉइल है जिसका कि रेडियस r है, इसमें मेंटेन करंट I है, इसका ये सेंटर O है। तो एट सेंटर ऑफ कॉइल मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल B इज। तो बियो-सावर्ट्स लॉ जब यूज किया जाता है, जिसका कि एप्लीकेशन करना आप सीखोगे अपनी 12th क्लास में, तो रिजल्ट आता है म्यू नॉट बाई 4 पाई फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में I बाई रेडियस सेकेंड ब्रैकेट में, थर्ड ब्रैकेट में 2 पाई, और फोर्थ ब्रैकेट में n। देखो R माने क्या है? रेडियस। I मीन्स क्या है? करंट। n यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स, फेरों की संख्या। लीजिए, अगर आपको अपनी कॉइल के लिए ये फार्मूला पता है तो लूप के लिए ऑटोमेटिकली बन गया ना। इन
मत कैंसिल करो, इसलिए मत कैंसिल करो क्योंकि इसकी सीधे वैल्यू याद है तुमको कि म्यू नॉट बाई 4 पाई क्या है, 10 की पावर -7, जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी, अदरवाइज कट कर सकते हो आप। तो मैं बात कर रहा था कि n यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स है, अगर कोई कहता है लूप तो n बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, बोलो। अच्छा, अगर समवन सेज कि इस फार्मूले को जनरलाइज करो, तो देखो जनरलाइज करता हूं आपके लिए, ध्यान देना। b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई फिक्स ब्रैकेट है, I बाई रेडियस इज ए फिक्स ब्रैकेट, n इज ए अगेन फिक्स ब्रैकेट। ये जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट है एंगल फॉर्म बाई कॉइल एट सेंटर, हाँ या ना। पूरी की पूरी कॉइल सेंटर पे कितना बनाएगी, 2 पाई। 2 पाई मीन्स 360 डिग्री। तो सोचो अगर आधी कॉइल होगी तो यहां पे 2 पाई नहीं आएगा, क्या आएगा, पाई। और आधे का आधा क्या होगा, तो पाई बाई 2। तो अगर आप रिजल्ट को ऐसे तैयार कर लेते हैं, तो अगर कॉइल कभी कंप्लीट ना हो करके कुछ हिस्सा हुआ, सेक्टर हुआ, तो जैसे हमने कहा कि जो कॉइल है वो सेमी पार्ट है, तो सेमी पार्ट है तो फार्मूले में पूरा का पूरा वही रिपीटिशन होगा, बस थर्ड ब्रैकेट की जगह पे क्या आ जाएगा, पाई। क्लियर है ना ये बात, बोलो। फार्मूला निकालने का फार्मूला हो गया, फार्मूला निकालने का फार्मूला, समझे क्या मतलब हुआ इसका, कि मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला हमें चाहिए था, तो इस फार्मूले को हमने किससे निकाला, बियो-सावर्ट्स के फार्मूले से, और एक फाइनल रिजल्ट आ गया है। तो वैल्यू तो हम यहां से निकाल लेंगे। जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे निकालेंगे इन केस ऑफ दिस सिचुएशन, तो टू डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ बी, यूज राइट हैंड। तो आप अपने राइट हैंड को यूज करिए, कैसे, सच एज, जिस तरीके से यहां कहा जा रहा है। सारी की सारी फिंगर्स जो है राइट हैंड की, उनको करंट के साथ मोड़ दीजिए। तो ऑल फिंगर्स ऑफ राइट हैंड शुड बी कर्ल मतलब मोड़ना, along फ्लोइंग करंट के साथ अपने फिंगर्स को मोड़िए। चलिए जरा एक्शन मोड में आते हैं इस एग्जाम्पल में। ऑल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड शुड बी, तो करंट के साथ अपने फिंगर्स को हम ऐसे मोड़ रहे हैं। तो ऐसा करने पर जो अंगूठा है दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ बी। तो ऐसा करने पर थंब गिव्स डायरेक्शन ऑफ कैपिटल बी। तो जब आप ये काम करोगे तो अपनी कॉपी में करोगे, हम जब ये काम करेंगे तो अपने बोर्ड पर करेंगे। तो यू हैव ए चॉइस कि अंगूठा या तो बोर्ड के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ है या फिर कैसा अंदर की तरफ है। अगर अंदर की तरफ है तो हम लगाते हैं क्रॉस। भाई देखो राइट हैंड फिंगर्स को मोड़ा, अंगूठा अंदर जा रहा है ना। तो अगर एक ऐसी फील्ड के बारे में हम सोचते हैं जो कि आपकी कॉपी में अंदर की ओर है, तो अंदर की ओर है तो उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस। क्रॉस मतलब हो गया इनवर्ड। और बाहर की ओर है तो हम क्या लगाते हैं, डॉट। डॉट मतलब आउटवर्ड। तो मैं अगर आपकी कॉपी के रेफरेंस में बात करूं तो कॉपी के परपेंडिकुलर अंदर की ओर क्रॉस, कॉपी के परपेंडिकुलर बाहर की ओर तो डॉट। सिमिलरली अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग बात करूं तो बोर्ड के परपेंडिकुलर बाहर की ओर डॉट और बोर्ड के परपेंडिकुलर अंदर की ओर तो क्रॉस। तो डायरेक्शन निकालने का तरीका हो गया। अगर वायर स्ट्रेट है, फॉर स्ट्रेट वायर,
और हम लोग अभी इनफाइनाइट लेंथ के ऊपर फोकस करते हैं कि वायर स्ट्रेट है और बहुत इनफाइनाइट लेंथ मीन्स बहुत बड़ी लेंथ का स्ट्रेट वायर है। बनाया जाए वायर भाई स्ट्रेट लेंथ, इनफाइनाइट भी है स्ट्रेट भी है, कैसे फील करेंगे? डॉट डॉट करके ड्रॉप कर दीजिए एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। सिमिलरली यहाँ पर भी अप टू इनफाइनाइट। करंट वायर में आई है और ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये है, यहाँ पर बी चाहिए। जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है उस जगह पर मैग्नेटिक नीडल को रखा गया है स्ट्रेंथ मेजरमेंट के लिए। डिस्टेंस आर है, तो इस आर को कौन से डिस्टेंस कहा जाए? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऑब्जर्वेशन पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। तो एक बार फिर से फार्मूले से फार्मूला निकालते हैं। बियो-सावर्ट्स लॉ यहाँ पे यूज़ किया जाता है और जब रिजल्ट निकाला जाता है तो आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और 2I/r, ये रिजल्ट आता है। तो फार्मूला से फार्मूला, बियो-सावर्ट्स मेन फार्मूला था, मेन लॉ था, उसी के एप्लीकेशन सही है। तो वैल्यू तो आप इससे निकाल लोगे, डायरेक्शन कैसे निकालोगे? तो टू डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ बी ड्यू टू स्ट्रेट वायर, वहां पे वो वायर लूप शेप में था, वी यूज राइट हैंड सच एज। कैसे राइट हैंड यूज करते हैं देखिएगा। नाउ सेट द थंब इन डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब को करंट के साथ सेट कर दो। ऑल फिंगर्स शुड बी अलोंग द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। तो सेट थंब इन डायरेक्शन ऑफ करंट, इन डायरेक्शन ऑफ करंट प्लस ऑल फिंगर्स शुड बी along observation point, ऑब्जर्वेशन पॉइंट। पहले ये सेटिंग बना लो आप, चलो देखते हैं। पहले ये देखो, करंट के साथ सेट करना था थंब, तो किसी ने करंट के साथ ऐसे सेट कर लिया, सही है, लेकिन ऑब्जर्वेशन पॉइंट तरफ फिंगर नहीं है ना, फिंगर तो इधर चली गई, तो फिर अब ऐसे आना पड़ेगा। Now everything is okay, thumb is along the current and all the fingers is towards the observation point. सेटिंग बन चुकी है। अब जो फिंगर की कर्लिंग है that gives the direction of field. तो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स give direction of B। अब जरा ध्यान देना, सिचुएशन को समझना। अगर मैं फिंगर की कर्लिंग करूं तो मेरी फिंगर बोर्ड पर अंदर की तरफ जाएंगी, तो यानी कि इस जगह पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्रॉस है, इनवर्ड है। सोचो अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहां होता तो ऑल द फिंगर्स शुड बी अलोंग द करंट एंड थंब शुड बी अलोंग द करंट एंड द फिंगर शुड बी अलोंग द ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स। अब हमारी फिंगर्स बाहर की तरफ कर्ल होंगी, तो यहां पर जो फील्ड होती है वो कैसी होती है? डॉट होती है, ठीक है। तो बियो-सावर्ट्स लॉ इज ए लॉ जिसने कि तरह तरह के आपके जो वायर, करंट कैरिंग वायर्स हैं, उनके लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड के फार्मूले दिए। जब हमने इसी वायर को क्वाइल के फॉर्म में कन्वर्ट किया, लेकिन लेंथ भी हो, एक ऐसी क्वाइल के बारे में सोचो जिसमें लेंथ भी हो, यानी आपके पेन की स्प्रिंग, पेन में जो स्प्रिंग होती है कभी देखा निकाल के, तो उसमें देखो टर्न्स भी होते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स भी होते हैं, लेकिन लेंथ भी होती है, सॉलिनॉइड। तो ऐसी क्वाइल जिसमें लेंथ है और नंबर ऑफ टर्न्स भी हैं, ऐसी क्वाइल जिसमें लेंथ भी है, नंबर ऑफ टर्न्स भी हैं, उसको क्या कहते हैं? सॉलिनॉइड। उसके लिए भी मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला मिला।
तो ये इतना काम है, इसके बाद का काम करते हैं अगली क्लास में। फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट फोकस डिस्टेंस। फोकस डिस्टेंस का मतलब हो गया फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन सिंपल माइक्रोस्कोप। इन सिंपल माइक्रोस्कोप whose magnification capacity 11 with clear vision the minimum distance is 25 सेंटीमीटर। तो सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन के फार्मूले बताओ। सिंपल माइक्रोस्कोप में लेंस कॉन्वेक्स होता है, तो इसकी मैग्निफिकेशंस के फार्मूले बताओ। मैग्निफिकेशन कैपेसिटी, मैग्निफिकेशन कैपेसिटी क्वेश्चन में जो लिखा गया है मैग्निफिकेशन कैपेसिटी, उसी का मतलब होता है मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर, और हम इसको कैपिटल एम से लिखते हैं। तो इसके फार्मूले बताइए। एक फार्मूला तो होता है d/f और एक फार्मूला होता है 1 + d/f। याद है या नहीं? बोलिए, ये फार्मूला याद है कि नहीं याद है? मैग्नीफाइंग पावर क्या होता था? ऑब्जेक्ट जितना एंगल बनाती है उसको हम लोग विजुअल एंगल अल्फा लिखते हैं, और जब ऑब्जेक्ट की इमेज बड़ी हो जाती है और वो बड़े साइज की इमेज जो एंगल बनाती है आंखों पर, आइस पर, उसको हम लोग विजुअल एंगल बीटा कहते हैं। जैसे ये एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है और ये आइज है, तो ऑब्जेक्ट ने आंखों पर एंगल बनाया, वो विजुअल एंगल कहलाता है, ये अल्फा है। फिर माइक्रोस्कोप ने क्या किया कि इस ऑब्जेक्ट के साइज को बड़ा कर दिया, यानी कि इमेज में बदल दिया, तो ये इमेज है। अब इस इमेज ने आंखों पर जो विजुअल एंगल बनाया उसको हमने बीटा से लिखा था, या बीटा से आपको बताया। तो बीटा और अल्फा का जो रेशियो होता है वो मैग्नीफाइंग पावर होता है। तो मैग्नीफाइंग पावर होता है बीटा/अल्फा। जनरल फार्मूला बीटा/अल्फा। बीटा विजुअल एंगल है जो इमेज बनाता है आइस पर, और अल्फा विजुअल एंगल है जो ऑब्जेक्ट बनाता है आइस पर। तो ये ऑब्जेक्ट है आपका, और विजुअल एंगल हमेशा आइस पर बनते हैं। नाम से ही क्लियर है, विजुअल यानी विजन से रिलेटेड है। तो ये होता है आपका मैग्नीफाइंग पावर बीटा/अल्फा। सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए जब हम इसका पूरा डेरिवेशन करते हैं तो फार्मूला आता है कैपिटल D/f। स्मॉल f लेंस की फोकल लेंथ होती है, और फार्मूला ये भी आता है 1 + d/f। स्मॉल f लेंस की फोकल लेंथ है। कैपिटल D वही 25 सेंटीमीटर, जिसको कि हम लोग लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी कहते हैं। कैपिटल D से लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो अब मैग्नीफाइंग पावर का एक फार्मूला ये होता है और एक फार्मूला ये होता है। लेकिन ये वाला फार्मूला कब यूज होता है? ये वाला फार्मूला तब यूज होता है जब विजन होता है रिलैक्स्ड आई वाला, रिलैक्स्ड आई विजन। अब आप पूछेंगे कि ये रिलैक्स्ड आई विजन क्या होता है? तो रिलैक्स्ड आई विजन वो होता है जब इमेज इनफाइनाइट पर बनती है, ठीक है ना। और ये वाला फार्मूला कब यूज होता है? जब विजन होता है स्ट्रेन्ड आई विजन। स्ट्रेन्ड आई विजन। अब आप ये पूछोगे स्ट्रेन्ड आई विजन क्या होता है? जब इमेज 25 सेंटीमीटर पर बनती है, 25 सेंटीमीटर पर बनती है। तो क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन ने क्या बोला है कि मैग्निफिकेशन कैपेसिटी 11 है विद क्लियर विजन द मिनिमम डिस्टेंस इज 25 सेंटीमीटर। यानी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा विजन कौन सा है? स्ट्रेन्ड आई वाला, ठीक है ना। तो हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला है 1 + d/f। क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन कैपेसिटी 11 दी गई है, 1 + d/f। ये 1 इधर आ जाएगा, 10 = d/f। यहां से आया 10 = d/f, f = d/10। d की वैल्यू 25 सेंटीमीटर होती है, 10 ये आ गया 2.5 सेंटीमीटर।
तो पहली प्रॉब्लम का ये आंसर हो गया। ठीक, चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। वायर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल आर डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, दीज पार्ट्स फॉर्म द लूप। ये 5 के पांचों पीसेस जो हैं, 5 के पांचों टुकड़े एक दूसरे के साथ मिलकर के एक लूप बनाते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर दिस कॉम्बिनेशन इज R डैश बिटवीन द टू एडजेसेंट पॉइंट्स, और R और R डैश का रेशियो चाहिए। तो इस सेकंड वाली प्रॉब्लम में वायर को डिवाइड किया गया है, खींचा नहीं गया है, काटा गया है। और जब वायर को काट दिया जाता है तो रेजिस्टेंस का लेंथ का जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है, प्रोपोर्शनल का। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस क्वेश्चन में, कभी हम लिखते हैं R प्रोपोर्शनल टू L और कभी लिखते हैं R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। ये तब यूज करते हैं जब वायर को खींचा जाता है या फिर वायर को फोल्डिंग किया जाता है। अगर वायर को फोल्डिंग किया जा रहा है, स्ट्रेच किया जा रहा है, तो R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। लेकिन अगर वायर को काटा जा रहा है तो R प्रोपोर्शनल टू L। व्हेन वायर डिवाइडेड, तो इस क्वेश्चन में वायर को काटा गया है, 5 इक्वल पार्ट्स में काटा गया है। तो देखो भाई यहां से आ जाएगा R1 बाई R2 इज इक्वल टू L1 बाई L2। चेक द सिचुएशन। मान लो ये वायर है आपके पास और इसके आपने 5 पीसेस कर दीजिए। पहला पीस ये, दूसरा पीस ये, तीसरा पीस ये, फोर्थ नंबर पीस दिस वन एंड फिफ्थ नंबर पीस दिस वन। ऑल आर इक्वल इन लेंथ। तो अब देखो पूरे वायर का डिस्टेंस कितना था, R था। R2 एक पीस का कितना है, चलो मान लेते हैं X है, सपोज कर लेते हैं कि X है। ये X जो है रेजिस्टेंस ऑफ वन पीस है, रेजिस्टेंस ऑफ वन पीस, एक पीस का रेजिस्टेंस है। L1 पूरे वायर की लेंथ कितनी थी, L की, और एक पीस की कितनी होगी, L/5। तो यहां से X की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R/5। एक स्टेप मैं और आपके लिए सॉल्व करता हूं। 5L/8, यहां से 5X इज इक्वल टू R और X इज इक्वल टू R/5। स्मार्ट लोग जो है ये काम सीधे करते हैं कि 5 इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड करोगे तो एक पीस का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, L/5। 6 में डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, R/6 ओवरऑल रेजिस्टेंस का। और n अगर इक्वल पार्ट्स में करोगे तो R/n। तो एग्जाम में आपको ये सारा काम जो है करने से बचना चाहिए। सीधे स्टेटमेंट होना चाहिए कि हियर wire divided into 5 equal parts and the complete resistance is R, so resistance of one part will be R/5। सीधे समय बचाओगे आप। अब ये 5 के 5 पीसेस मिल करके एक लूप बना लेते हैं। तो यानी कि 1 बाई 1 इनको जो है आपस में कनेक्ट किया जाता होगा। तो ये पहला पीस हो गया R/5 का, ये दूसरा पीस हो गया R/5 रेजिस्टेंस का, ये तीसरा पीस हो गया R/5 रेजिस्टेंस का। क्लोज बनना है। ये चौथा पीस हो गया R/5 रेजिस्टेंस का। और क्लोज तो तभी बनेगा जब ये सब आपस में जाकर के मिल जाए। ये पांचवा पीस हो गया R/5 रेजिस्टेंस का। ये क्लोज वाला ज्योमेट्री बना लिया इन्होंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब किन्हीं भी दो एडजेसेंट पॉइंट, तो ये और ये या ये और ये, कोई भी दो पॉइंट एडजेसेंट वाले ले लो। अगर हम इन दोनों को लेते हैं, ये और ये, किन्हीं भी दो एडजेसेंट पॉइंट को लें, देखो जरा प्लस और ये माइनस, तो प्लस और माइनस के बीच में क्या है, R/5 है। और देखो क्या है प्लस और माइनस के बीच में, R/5, 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 R/5। किसमें सीरीज में कितने R/5 है, 4 R/5। तो ये आ गया आपका 4 R/5। तो कहता है कि किन्हीं भी दो एडजेसेंट पॉइंट्स के लिए जो रेजिस्टेंस है वो R डैश है। कैसा है, R डैश। तो टोटल निकालो अब यहां से। जब आप टोटल निकालोगे तो 1 बाई R डैश
और 1/r/5 और प्लस 1/4r/5। भाई ये दोनों लोग कैसे हैं, पैरेलल हैं। और पैरेलल के केस में फंडा क्या होता है, आर टोटल का फंडा होता है 1/r1 प्लस 1/r2। तो यहां से r डैश आ गया 5/r और ये आ गया 5/4r। तो 1/r डैश एलसीएम कितना हो गया 4r, यहां से आ जाएगा 20 और ये आ गया 5। तो 1/r डैश आ गया 25/4r। और क्वेश्चन हमसे पूछा है r/r डैश कितना है, सेट कर दो। r/r डैश की वैल्यू कितनी आ गई 25/4। ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन पे आ जाइए भाई। फोकस डिस्टेंस यानी कि फोकल लेंथ। फोकल डिस्टेंस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर। कैलकुलेट इट्स कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब पावर, कैपेसिटी मतलब पावर। तो कैपेसिटी का मतलब हो गया पावर। तो पावर कैसे निकालते हैं, पावर P बराबर होता है 100/F इन सेंटीमीटर, या होता है पावर बराबर 1/F इन मीटर। तो फोकल लेंथ हमको सेंटीमीटर में पता है 100/F इन सेंटीमीटर, तो 5 डायोप्टर। तो ये कैपेसिटी का मतलब होता है पावर, तो पावर निकाल लेंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, आयरन वायर लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल A है, रेजिस्टेंस 5 ओम है, लेंथ इज डबल विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब यहां पर जो ये टर्म आया है विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये तुम्हें परेशान करने के लिए दिया गया है। टेम्परेचर कोफिशिएंट एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जो कि चेंज नहीं होती है। तो विदाउट चेंजिंग का मतलब यहाँ कुछ है नहीं, वो चेंज ही नहीं होती है ना। टेम्परेचर कोफिशिएंट एक क्या होता है, कांस्टेंट होता है जो कि मटेरियल पे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पर अगर वायर आयरन का है तो उसके लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट फिक्स होगा, कॉपर के लिए अलग होगा। तो जबरदस्ती इन्होंने हमको यहाँ पर कंफ्यूज किया है, क्योंकि टेम्परेचर कोफिशिएंट नाम की फिजिकल क्वांटिटी कभी चेंज नहीं होती है। लेकिन आगे जो बात लिखी गई है वो हमारे लिए जबरदस्त है। सो दैट देयर इज नो चेंज इन इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम नहीं बदला है, मतलब आप लेंथ को डबल कर रहे हैं लेकिन वॉल्यूम नहीं बदल रहा है। तो वॉल्यूम नहीं बदल रहा है मतलब मास नहीं बदल रहा है, क्योंकि मास बराबर क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम नहीं बदला तो डेंसिटी बदलने का तो कोई चांस ही नहीं है, आयरन का बना हुआ है। तो जब लेंथ को आप डबल कर दोगे तो भी क्या बना रहेगा, आयरन का ही तो बना रहेगा। तो यहां पर इन्होंने मास नहीं बदला है, ये डायरेक्ट ना कह करके इनडायरेक्टली हमको बता दिया कि वॉल्यूम नहीं बदल रहा है। वॉल्यूम नहीं बदल रहा है तो क्या नहीं बदल रहा है, मास नहीं बदल रहा है। दूसरा इस क्वेश्चन में लेंथ को डबल किया गया है बिना मास बदले। अगर देखो ना तो लेंथ को डबल किया गया है विदाउट चेंजिंग वॉल्यूम, मतलब विदाउट चेंजिंग मास। तो क्या किया गया होगा, खींचा गया होगा, स्ट्रेचिंग किया गया होगा। और आपसे पूछा है फाइंड न्यू रेजिस्टेंस। तो अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया कि फोल्डिंग के केस में और स्ट्रेचिंग के केस में मास कभी नहीं बदलता। तो फंडा होता है R प्रोपोर्शनल L स्क्वायर। यहां से आएगा R1/R2 L1 स्क्वायर बाई L2। R1 मीन्स क्वेश्चन में 5 ओम है, R2 मीन्स पता नहीं, L1 मीन्स क्वेश्चन में L है जैसा दिया गया है, लेंथ L है। अब कहता है 2L हो गया है होल स्क्वायर। तो यहां से 5/R डैश इज इक्वल टू 1/4 R डैश इज इक्वल टू 20 ओम। ये R डैश आ गया। तो जो नया रेजिस्टेंस है वो 20 ओम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, सर्किट को आप देख सकते हो, ये बैटरी लगी है 16 वोल्ट की। R1, R2, R3 तीनों पैरेलल में हैं, करस्पॉन्डिंग I1, I2, I3 करंट है।
R4 में करस्पॉन्डिंग I4 करंट है, ये एमीटर है। R5 R6 में I5 और I6 करंट है। R1 R2 R3 की वैल्यू 30 ओम है, R4 की वैल्यू 10 ओम है, R5 और R6 40 ओम है। कैपिटल V1 V2 V3 V4 V5 V6 आर पोटेंशियल डिफरेंस इन द करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंसेस, मतलब R1 में PB V1 है, R2 में V2 है, R3 में V3 है, R4 में V4 है, R5 में V5 है और R6 में V6 है। तो अब क्वेश्चन आपसे पूछता है कि I1 से लेकर के I6 तक सारी करंट्स बताओ, V1 से लेकर V6 तक सारे के सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस बताओ और टोटल करंट बताओ। तो टोटल करंट अगर हमें निकालना है तो I बराबर होता है E टोटल अपॉन में कैपिटल R टोटल प्लस स्मॉल r टोटल। तो अगर हमें टोटल करंट चाहिए, सबसे पहले हम टोटल करंट निकाल लेंगे। तो I इज इक्वल टू होता है E का टोटल अपॉन में कैपिटल R टोटल प्लस स्मॉल r टोटल। E टोटल क्वेश्चन में 16 वोल्ट है। अब रेजिस्टेंसेस का टोटल स्मॉल r तो दिए नहीं गया 0। अब रेजिस्टेंसेस का टोटल निकालोगे तो R1 R2 R3 किसमें है? पैरेलल में। एंड ईच आर 30, तो R1 R2 R3 इन पैरेलल, तो टोटल कितना आएगा इनसे? 10 आएगा। निकाल के दिखाना है मुझे, बोलो भाई। हो गया पक्का ना? अब ये वाला 10 और ये R4 किसमें है? सीरीज। तो भैया R4 की वैल्यू कितनी है? 10। तो ये 10 और R4 का 10 मिल करके टोटल कितना दे देंगे? 20 ओम। अब ये 20 ओम मिल चुका है और R5 और R6 किसमें है? पैरेलल में। तो आप ऐसा करो, पहले R5 और R6 का टोटल निकालो। देखो ये 20 ओम है, तो 20 ओम के साथ में कौन आ गया? R5 और R6। और R5 और R6 कैसे हैं? पैरेलल। कितना है? 40। तो इन लोगों का मिल करके कितना आएगा? 20। और ये वाला 20 ये वाला 20 मिलके क्या दे देगा? 40। तो सर्किल का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 40 आ गया। ठीक, तो I टोटल आ गया 4 4 एंड 10, यानी कितना? 0.4 एम्पियर। ये टोटल करंट आ गया। टोटल करंट आ चुकी है। अब हमें जो है I1 I2 I3 निकालना है। टोटल करंट मिल चुकी है। देखो पैरेलल में अगर रेजिस्टेंसेस बराबर होते हैं तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन भी कैसा होता है? बराबर। देखो टोटल करंट आई है 0.4 एम्पियर, ये है 0.4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर है। अब 0.4 एम्पियर के 3 पार्ट हो जाएंगे। R1 R2 R3 की वैल्यू कैसी है? इक्वल। याद रखो, इन पैरेलल कॉम्बिनेशंस इफ रेजिस्टेंसेस आर इक्वल देन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट विल बी इक्वल। क्यों? उसके पीछे लॉजिक ये है कि I बराबर होता है V बाई R और पैरेलल कॉम्बिनेशन में V कैसा होता है? कांस्टेंट। तो I प्रोपोर्शनल क्या हो गया? 1 बाई R। और रेजिस्टेंसेस अगर बराबर बराबर तो करंट वैल्यू भी बराबर बराबर। तो R1 में कितनी करंट होगी? 0.4 का 1/3। भाई 3 बराबर हिस्से हो जाएंगे ना, तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? I1 की वैल्यू हो जाएगी 0.4/3। I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.4/3। I3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.4/3। I1 I2 I3 आ गया। I4 कितना होगा? I4 तो टोटल करंट ही होगा। I4 कितना होगा? टोटल करंट, क्योंकि रेजिस्टेंस R4 में ये तीनों लोग फिर से आपस में मिल करके पहुंचेंगे। तो I4 की वैल्यू कितनी हो गई? 0.4 एम्पियर। I4 आ गया। यहां पर अब यहां पर देखिए 0.4 एम्पियर फिर से आया। अब 0.4 एम्पियर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना है, क्योंकि R5 और R6 कैसे हैं? इक्वल। तो रेजिस्टेंसेस अगर इक्वल तो करंट का बंटवारा भी इक्वल इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो 0.4 का आधा बोलो कितना हो गया? 0.2 एम्पियर। और I6 में कितना हो गया? 0.2 एम्पियर। तो देखो I1 आ गया, I2 आ गया, I3 I4 I5 I6। ठीक है। अब V1 V2 V3 कैसे मिलेगा?
तो देखो ये R1 R2 R3 सब पैरेलल में है, और सब पैरेलल में है तो पोटेंशियल कैसा होगा, सेम। तो यानी V1 बराबर V2 बराबर V3 बराबर कोई एक ले लो, चलो I1 R1 या फिर I2 R2 या फिर I3 R3। तो I1 की वैल्यू कितनी है 0.4/3, R1 की वैल्यू कितनी है 30, ये आ गया आपका 10, ये आ गया 4 वोल्ट। V1 V2 V3 आ गया। अब V4 क्या होगा, V4 बराबर I4 R4, I4 की वैल्यू कितनी है 0.4, R4 की वैल्यू कितनी है 10, ये आ गया 4 वोल्ट। और जो V5 होगा वही V6 होगा, पैरेलल। तो V5 इज इक्वल टू V6 इज इक्वल टू I5 R5, या लिख सकते हो I6 R6। I5 कितना है 0.2, R5 कितना है 40, कितना आ जाएगा 4 2 8 यानी कि 8 वोल्ट। तो सारे के सारे पैरामीटर्स निकल आए, ठीक। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भाई, गिव डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ EMI। एक ऐसा डेमो आपको देना है EMI का। तो EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस क्या होता है, जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो इलेक्ट्रिक करंट बनती है सर्किट में, और इलेक्ट्रिक करंट के करस्पॉन्डिंग वोल्टेज बनती है। इसी फिनोमेना को EMI कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन देना है, कोई डेमो देना है। तो डेमो में कई सारे ऑप्शन है, केवल डायग्राम बनाना है, जनरेटर का डायग्राम, केवल डेमो देना है, जनरेटर लिख सकते हो कि भाई आपने जो है मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, और इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने कॉइल को रोटेट करा दिया। अब अगर सेमी रिंग होंगी तो जनरेटर अलग है, और कंप्लीट रिंग होगी तो जनरेटर। तो आप कर लेंगे ना इस क्वेश्चन को। 7th में आ जाइए, स्टेट द रूल बाय यूजिंग विच वी फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। तो आंसर है लेंज लॉ। अगर बोलता नेम द रूल तो लिखते लेंज लॉ, लेकिन स्टेट भी कहा गया है, स्टेटमेंट देना है। तो लेंज क्या कहता था, इंड्यूस्ड करंट हमेशा उसका अपोज करती है जिसके कारण वो बनती है। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट it always opposes the fact due to which it form, always opposes the fact due to which it form। ये है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। क्लियर है?